तो लॉकडाउन में हालत ख़राब हुए हैं, इसका एहसास कल मुझे पहली बार हुआ जब पता चला कि छोटे छोटे बच्चे भी हिसाब किताब करने लग गए हैं कि किस क्लास में कितना पैसा बनता है, कौन सी क्लास से कितना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना वेस्ट हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, देखो हिसाब किताब ठीक है, लेकिन इसका एक बुरी बात है पैसे की, जब आप उसका हिसाब किताब करने लग जाते हो तो उसके बाद अच्छा खासा आदमी बेईमान हो जाता है। अच्छे खासे आदमी लग जाता है कि तू यहाँ से बचा लेगा, वहाँ से बचा लेगा, तो भला चंगा आदमी भी कंजूस बन जाता है जब उसका पैसे का हिसाब किताब किया जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि छोटे बच्चे इसमें ना पड़े। खैर कोई बात नहीं, हालत और बदतर होंगे इस बात का मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि अभी तो ये लॉकडाउन और चलेगा तो हालत तो अभी और बदतर होने वाले हैं। खैर वो कोई दिक्कत नहीं। देखो पैसे की बात चली है तो इसलिए मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि क्यों यूट्यूब से, देखो यूट्यूब वगैरह पे सब पे फ्री वीडियोस मिलती हैं, बुक्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन क्यों एक किताब को पढ़ करके खाली यूट्यूब से सुन करके कोई कामयाब आज तक नहीं हुआ। रेयरली कोई आपको मिलेगा, 100 में से 1-2 ही कोई मिलेगा जो कामयाब हुआ हो, बाकी कोई उससे कामयाब नहीं होता। उसकी वजह क्या है, थोड़ा सा इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि कल जो बातें पता चली उसके ऊपर बेस्ड। देखो इंडिया में अगर हम पुराने ज़माने में जाएं तो एक परंपरा थी, इसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। मतलब जब हम बचपन में पढ़ते थे तो हमने कुछ बात सुनी थी कि जो चीज़ आप किसी से हासिल करते हो, अगर आप उसका मोल नहीं चुकाते हो, मतलब जो आपने किसी से कुछ लिया है, भले ही वो ज्ञान हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आपने उससे वो चीज़ ले ली है और आपने उसका जो प्राइस है वो पे नहीं किया, वो नहीं चुकाया, या उसके बदले में कोई चीज़ रिटर्न में नहीं दी, तो वो कभी आपके काम नहीं आएगी। एंड में आपको वो चीज़ धोखा दे ही जाएगी। तो ये मेन दिक्कत होती है कि क्यों फ्री में ली हुई चीज़ आप पे कभी काम नहीं आएगी। ऑनलाइन से आपको फ्री में यूट्यूब पे वीडियोस मिल सकती हैं, लेकिन आप उसको अकेले उसके दम पर पार हो जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर बहुत सारी हेल्प बुक्स किताबें अवेलेबल हैं जो एक एक बात को पूरे पूरे पेज में समझाती हैं, तो वहीं से पढ़ करके बच्चे आज तक कामयाब हो गए होते, फिर स्कूल की, ट्यूशनों की, टीचर्स की ज़रूरत नहीं होनी थी। ठीक, खैर कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं और हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हम आगे पढ़ रहे थे। लाइट थोड़ा शुरू किया था और उसके बारे में आपको बताया था कि इसके 2 नज़रिए होते हैं देखने के। पहला नज़रिया होता है, पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि लाइट कैसे चलती है, तो पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइट सीधी चलती है जैसे पार्टिकल चलता है ना। पत्थर को आप फेंक दो, इमेजिन करो कि वहाँ ग्रेविटी नहीं है, पत्थर को आपने फेंक दिया, पत्थर सीधा जाएगा, एक ये नज़रिया होता है। दूसरा क्या बताया था कि वो लहराते हुए जाता है, जैसे लहरें चलती हैं। अब पत्थर को आप फेंकते ऐसे नहीं जाता ना, पत्थर कैसे जाएगा, स्ट्रेट जाता है। तो वो पहला नज़रिया जो था वो न्यूटन का था, तो ये न्यूटन का ही नज़रिया है जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पूरे लाइट चैप्टर में। थोड़ा सा आता है कलरफुल वर्ल्ड में जाकर के लास्ट में जो वेव वाला नज़रिया है, वो हाइगन्स प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, वो बाद में देखेंगे। तो भी अभी क्या पढ़ेंगे हम कि लाइट कैसे चलती है, सीधी चलती है। सीधी चलने का लाइट का एक जो सबसे बेसिक एग्जांपल जिसके दम पर हम ये बोलते हैं कि लाइट सीधी चलती है, वो ये था कि अगर आप लाइट के रास्ते में आते हो तो पीछे शैडो बनती है ना, बनती है ना। कभी भी आप धूप में चलोगे तो धूप से जैसे रोशनी आपके ऊपर पड़ती है, रोशनी मतलब वो वाली रोशनी, लाइट वाली रोशनी, दूसरी रोशनी मत समझ लेना, ठीक है। ये रोशनी क्या होगा, जैसे रोशनी आपके ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा कि लाइट ब्लॉक हो जाएगी और आपकी शैडो कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। तो वो शैडो जो बनती है वो इस बात का प्रूफ है कि लाइट सीधे रास्ते पे चलती है, क्योंकि अगर लाइट सीधे रास्ते पे नहीं चलती है, मुड़ के निकल जाती, तो फिर कभी हमारे पीछे शैडो नहीं बननी थी। ठीक, ये बात भी देखो सच है, दोनों बातें सच हैं। लाइट सीधी भी चलती है, लाइट लहराते हुए चलती है, बात दोनों सच हैं, लेकिन अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग कंडीशन में सच है। तो ये एक प्रूफ था जिससे हम ये कह सकते हैं कि लाइट कैसे चलती है, सीधी चलती है। ठीक भाई, तो अब सुनते हैं इसके कुछ लॉज जो आपने पहले भी सुन रखे होंगे छोटी क्लासों में भी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा अलग ढंग से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा उसको क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और उम्मीद है आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपने स्टेटमेंट ही रट्टा लगाया होगा, वो स्टेटमेंट आपको याद होगी। अब उस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको वो क्लियर करता हूँ। पहला जो लॉ था वो था, देखो छोटी वीडियो बनानी पड़ती है, मजबूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई जाएगी तो अपलोड नहीं हो पाएंगे, और मुझे 4-5 वीडियो बनानी पड़ती हैं, उतना मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है कि मैं उतना सारा वीडियो एक दिन में अपलोड कर सकूं। ठीक है, इसे छोटी वीडियो बनानी पड़ती है। दूसरी मजबूरी ये है कि मुझे अब फ़ोन के सामने बोलना पड़ता है, तो मेरे पास आपके चेहरे नहीं हैं जिनको देख करके मुझे एनर्जी मिलती रहे, तो मुझे सिर्फ इससे ही काम चलाना है। कुछ दीवारें हैं जिनको देख करके मेरी खुद की एनर्जी डाउन हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा बोल नहीं सकता हूँ। ठीक, तो मजबूरी है, छोटी वीडियो बनेगी, इसलिए थोड़े में समझने की कोशिश करना। तो पहला क्या होता है कि भाई एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं, ये आपने पहले पढ़ा होगा। अब ये होता क्या है, किसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रिफ्लेक्शन के हैं ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट जो है वो 2 फिनोमिना शो करती है। ऐसा उस वक्त तक जाना जाता था जब न्यूटन ने इसको डेवलप किया कि लाइट 2 फिनोमिना शो करती है, यानी लाइट किसी अगर पॉलिश सरफेस पे गिरेगी तो बाउंस बैक करेगी,
और अगर किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम पे गिरेगी तो दूसरे मीडियम में चली जाएगी और वहाँ बेंड कर जाती है। उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं और पहले वाले को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो दो फिनोमेना के बारे में ही डिटेल में उसने बात की और उसने पहला लॉ दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे देखो ऐसे शो किया जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को। इसका क्या मतलब होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तब बनती है अगर उसको पीछे पॉलिश कर दिया जाए। जैसे आपने देखा एक तो नॉर्मल ग्लास होता है जो खिड़की में लगता है, इससे आर पार नजर आता है। उस शीशे में और जिस शीशे में आप अपनी शक्ल सुबह सुबह देख करके आते हो उसमें क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि जो आप शीशे में आप अपनी शक्ल देखते हो और सुबह सुबह बाल बनाते हो वो शीशा पीछे से सिल्वर पॉलिश्ड होता है, उसके पीछे पॉलिशिंग की जाती है, लाइट को पीछे जाने से ब्लॉक किया जाता है, उसको बोलते हैं पॉलिशिंग। सिल्वर भी हो सकती है, किसी मतलब चमकदार होनी चाहिए, तो वो पॉलिशिंग होते हैं। और दूसरे साइड से लाइट एंटर करती है, मतलब शीशा अगर ऐसा है, नॉर्मल ग्लास, खिड़की वाला ग्लास अगर ऐसा है, उसके पीछे एक तरफ पॉलिश कर दो और एक तरफ खाली छोड़ दो तो लाइट इधर से गिरेगी और बाउंस बैक कर जाएगी। तो इसमें ऐसे हैश बनाने का मतलब ये होता है कि पीछे पॉलिश किया गया है, लाइट इधर से आएगी और इस पर टकराएगी। तो जो भी हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ध्यान सुनना भी चीज़ को, उस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉप करूँ, इसे नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री, जिस भी जगह पे आपको इंसिडेंट कराना हो वहीं पर ये नॉर्मल बन जाएगा, चाहे ये टाइल पर हो। मतलब ऐसी कोई चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। स्टेटमेंट में देखना बड़ा साफ साफ लिखा गया है पर वो समझ में नहीं आता, क्योंकि देखो किताबों को समझने के लिए तभी तो टीचर की जरूरत पड़ती है कि आपको वो छोटे पॉइंट जल्दी क्लियर कर देता है। देखो टाइल पर भी आप अगर अपनी लाइट देख रहे हो, शेडो देख रहे हो, तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर के आई है, तो उस पर भी जहाँ से वो रिफ्लेक्शन हुई है वहाँ पे अगर इमेजिन किया जाए कि कोई परपेंडिकुलर लाइन है, असल में कोई लाइन नहीं है, इमेजिन किया है कि वहाँ पे कोई लाइन है परपेंडिकुलर, उसे नॉर्मल कहते हैं। तो ये नॉर्मल लाइन होती है, खाली ये रे नहीं होती। इस नॉर्मल पे देखो, इसमें कोई एरो भी नहीं बनता, कभी भी नॉर्मल में एरो नहीं बनता। इस पे अगर लाइट इधर से आई और उसी पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, देखो इसमें नॉर्मल है, इसमें एरो है, क्योंकि ये वाली रे है, ये लाइट की रे है, नॉर्मल रे नहीं होती। नॉर्मल वाली चीज़ जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, जबकि ये इंसिडेंट रे एक्चुअली लाइट यहाँ से आई है। तो ये जितना एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाते हुए ये निकल के जाएगी। ये कहा गया ये रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब ये भी रे है और ये भी रे है। एरो इसमें बनेगा, एरो इसमें बनेगा, लेकिन एरो नॉर्मल में नहीं बनेगा, क्योंकि नॉर्मल रे नहीं है, वो एक इमेजिनरी लाइन थी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये पहला लॉ था। ये बहुत सिंपल है, हर बच्चे को आसानी समझ में आता है, क्लियर है। पंखा दूसरे में होता है, उसका हर बच्चे ने रट्टा मारा होता है कि ये था, क्या था ये समझ में नहीं आता किसी को। क्या था दूसरा लो कि एंगल, देख ध्यान सुनना हर चीज़ शब्द को, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल के पीछे रे नहीं है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये स्टेटमेंट आपको बोर्ड में लिखनी पड़ सकती है, गलती से वहाँ रे लगा दिया तो वो आपको, देखो नंबर तो शायद ना कटें, लेकिन ये बात उस टीचर एग्जामिनर के माइंड में चली जाएगी कि इस बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता। नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। ये स्टेटमेंट थी, हर बच्चे को याद होती है। अब बताता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो अगर मान लो मैं ये मेरा बोर्ड एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मैं मानूं, तो यहाँ पे एक नॉर्मल है, मेरी फिंगर नॉर्मल शो करती है और मैंने अपनी इंसिडेंट यूँ भेजी, तो अब मुझे क्या पता है, मान लो मेरी इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया। पहला लॉ सिर्फ इतना बताया कि 30 डिग्री पे जाएगी, लेकिन वो 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है। ठीक, वो 30 डिग्री का डायरेक्शन नहीं बताया ना उसने, वो 30 डिग्री हो सकता है। देखो ये मान के चलिए नॉर्मल है, ये इंसिडेंट थी, ये जो पेन है ये इंसिडेंट थी, तो इसके हिसाब से 30 डिग्री एंगल तो यहाँ कहीं भी बन सकता है। ध्यान समझना भाई, ये बात प्लस 2 वालों को भी आसानी समझ में नहीं आती है, वो भी उलझे रहते हैं, वहाँ भी रट्टा होता है चीज़ों का। तो ये इंसिडेंट ये है। अब 30 डिग्री तो ये हर रे बना रही है ना, ये ऐसे होगी तो भी 30 है, ऐसे होगी तो भी 30 है। 30 डिग्री एंगल तो कोई भी बना सकता है, यानी पहला लॉ तो कोई बहुत सारे बन गए। तो उसको क्लियरली स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन से वाला 30, दूसरा लॉ आया, वो कहता है कि देखो ये वाला और ये वाला, ये एक प्लेन में आगे 2 लाइनों से एक प्लेन पास करता है। प्लेन मतलब कि आप इनको ऐसे मेरे हाथ पे रख सकते हो। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो 30 डिग्री रिफ्लेक्टेड बनाएगी वो वाली रे भी उस हाथ पे आएगी, वो यूँ नहीं हो सकती। एंगल 30 इसने भी बनाया है, लेकिन ये नहीं होगी, वो वाली रे ये होगी। ऐसा करने से हमको लाइट की रे का पूरा पाथ पता चल जाता है कि वो रिफ्लेक्ट करने के बाद जाएगी कहाँ पे। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद जो यूँ आई थी वो इसी हाथ पे यूँ जाएगी। अगर ये यूँ गिरती
ऊपर से अगर ये रिफ्लेक्टेड होती तो फिर ये इस प्लेन में ये वाली रिफ्लेक्टेड होती, उसी प्लेन में होती वो, ये मतलब है सेकंड लॉ का। ठीक है, अब उम्मीद है आपको समझ में आएगा सेकंड लॉ क्या था। तो ये था। अब उसके बाद कुछ छोटी छोटी बातें और, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने टाइप की होती हैं? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। पहला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? देखो सरफेसेस बहुत सारी हैं, पैराबोलिक है, स्फेरिकल है, तरह तरह की हमारे पास सरफेसेस हैं। लेकिन आपके सिलेबस में और प्लस 2 तक के सिलेबस में हमारे पास 2 ही मेन तरह की हैं। एक स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस है लेकिन वो सिर्फ स्फेरिकल शेप की होनी चाहिए। कर्व्ड सरफेस और भी कई तरह की हो सकती है। तो इसमें कर्व्ड सरफेस हमारी वो वाली है जो स्फेरिकल है, यानी किसी स्फीयर से काटा गया हो, कोई फुटबॉल जैसी चीज़ से काटा गया हो। क्लियर? और दूसरी जो सरफेस है हमारी वो होती है प्लेन, प्लेन सरफेस, जैसा नॉर्मल शीशा आप देखते हो वो वाला। तो ये 2 तरह की हमारी मेन सरफेस होती हैं। और स्फेरिकल खुद 2 तरह की होती है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो वही फुटबॉल है जिससे हमने शीशा काटा। और देखो फिर से वही बात कि आप पॉलिश किस तरफ करोगे? रिफ्लेक्ट करवाना तो एक तरफ तो पॉलिश करना पड़ेगा, तो लाइट आर पार निकल जाएगी। आर पार हमको भेजना नहीं है तो एक तरफ तो पॉलिश करनी पड़ेगी। बाई चांस आपने अंदर पॉलिश कर दिया तो लाइट अब बाहर से आएगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर बनी है, इधर तो पॉलिश कर दिया आपने, इस तरफ पॉलिशिंग हो गई, पॉलिशिंग होने से इस तरफ खाली बचा है तो लाइट इधर से आ सकती है। तो लाइट जब इधर से आती है, पॉलिशिंग पीछे हुई है, तो उसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। और अगर उल्टा हो जाए, पॉलिशिंग इधर से कर दी जाए और लाइट इंसिडेंट यहाँ से करवाई जाए, तो वो बन जाता है कॉनकेव। कॉनकेव याद रखने का तरीका सिंपल है, केव जैसा बन रहा है तो कॉनकेव। ठीक है, तो ये क्या होता है? कॉनकेव वाली साइड होती है। तो एक ही चीज़ होते हैं, 2 अलग अलग शीशे नहीं होते हैं, ये एक ही शीशे की 2 अलग अलग सरफेसेस होती हैं। ये कॉनकेव सरफेस है और ये कॉन्वेक्स सरफेस है। तो ये ऐसे बना है, अगर इधर वाली पॉलिश किया, इधर थोड़ा तो कॉन्वेक्स हो गया, लेकिन लाइट यहाँ से आएगी। लेकिन अक्सर जनरल स्टैंडर्ड तरीका है हमारा कि लाइट हम इधर से लेते हैं, तो इसीलिए कॉनकेव को हम फिर पलट के यूँ बना देते हैं, क्योंकि देखो उधर बनाओगे तो लाइट को उधर से आना पड़ेगा, और वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। स्टैंडर्ड तरीका इधर से भेजा जाएगा, तो इसको पलट दिया गया, यूँ बना देगा ताकि लाइट हर बार इंसिडेंट इधर से ही होती हो। ये सिंपल प्लेन है, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, तो ये प्लेन सरफेस था। अब एक और होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता है कि जिस स्फेरिकल सरफेस को आपने काटा है, वो स्फेरिकल सरफेस किसी स्फीयर का पार्ट होगी ना, उस स्फीयर का जो सेंटर था वो था सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करूं तो वो स्फीयर का जहां कहीं भी वो सेंटर होता था वो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो डिस्टेंस बनेगा उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात आती है कि प्लेन सरफेस, क्वेश्चन में यूज हो जाता है कि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। जो प्लेन सरफेस होती है उसको हम ये मानते हैं कि वो बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है। देखो हमको ज़मीन कैसी नज़र आती है? फ्लैट नज़र आती है, लेकिन हम जानते हैं कि वो फ्लैट तो है नहीं, अर्थ तो गोल है। तो हमें फ्लैट क्यों नज़र आई? क्योंकि जितने हिस्से को हम देख रहे हैं ज़मीन के, वो हमारी अर्थ की सरफेस का बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आप एक बहुत बड़े स्फीयर के छोटे हिस्से को देखोगे तो आपको वो फ्लैट नज़र आएगा, प्लेन नज़र आएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए हम ये कहते हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है। वो तो बहुत बड़ा स्फीयर होगा तो रेडियस क्या होगा उसका? इनफाइनाइट। तो उसका रेडियस इनफाइनाइट होता है, यानी प्लेन सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है। ये कैलकुलेशन में हम यूज़ करते हैं आगे जाके जब न्यूमेरिकल सोल्व करने रहेंगे इस पर। ठीक, अगर बोर्ड की बात करूँ भाई, इस पर न्यूमेरिकल आता है बहुत ज़बरदस्त, 2 क्वेश्चन आते हैं। अक्सर साइन कन्वेंशन में गड़बड़ होती है, वही चीज़ लेकर के डूबती है बच्चों के पूरे नंबर आने से। मतलब नंबर कटेंगे फिजिक्स में, ना बायो में कटना ना केमिस्ट्री में कटना। जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ के जाएगा नंबर फिजिक्स में कटेंगे और कहीं नहीं कटते, क्योंकि न्यूमेरिकल जो दम जहाँ लगता है भाई नंबर वहीं कटते हैं। ठीक, आसान काम हर कोई कर सकता है, थ्योरी तो हर कोई करेगा, न्यूमेरिकल जहाँ आएंगे नंबर वहीं कटेगा। फिजिक्स की भी थ्योरी में नंबर नहीं कटेगा, फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल में ही नंबर कटेगा। जो चीज़ है गधों और घोड़ों की पहचान वहीं होगी जा करके। ठीक, तो ये नंबर तो कम आएंगे, उसकी चिंता मत करना। तो ये बना भाई हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब एक और होता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे एक्सिस यानी बहुत सारी लाइनें खींच सकते हो। अब ये तो नहीं था ना, मतलब ये तो बाद में, तो इमेजिनरी सरफेस है, इसको मैं हटा दूं यहाँ से, तो इसमें तो बहुत सारी लाइनें खींची जा सकती हैं। जो बहुत सारी लाइनें खींची जा सकती हैं उसको बोलते हैं हम एक्सिस, और उसमें से हमारा एक मेन एक्सिस होता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वो वाला एक्सिस होता है जो उस शीशे को बराबर हिस्सों में बांटेगा, उस शीशे को बराबर हिस्सों में बांटेगा, इक्वल पार्ट में बांटेगा और 90 डिग्री पे कट करेगा। वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है। मतलब देखो यूँ का हिस्सा भी आधा हो, नीचे का भी आधा हो, यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे और 90 पे कट करे, उस एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मान लो अगर शीशा हमारे पास यूँ है
और अगर आप यहाँ बनाना सॉरी ये थोड़ा सा ऐसा बन गया, ये ऐसा है, मतलब देखो स्फीयर का मैंने ये वाला हिस्सा काटा, समझे, कौन सा काटा मैंने, क्वार्टर काटा, ऊपर वाला क्वार्टर, ये तो मैंने हाफ काट रखा है सेमी सर्कल, मतलब उधर से काटा हुआ है, अब मैंने क्वार्टर काट लिया, ऊपर वाला क्वार्टर काट लिया, तो इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना वो यहाँ से जाएगा, जिसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दे, 2 बराबर हिस्सों में बांट दे और 90 डिग्री पे कट कर दे। यही बस NTSC है और यही डिफरेंस है एक्सपर्ट में और नॉन एक्सपर्ट में। जिनको ये परेशानी है कि एक्सपर्ट में क्या होता है, नॉन एक्सपर्ट में क्या होता है, यही बेसिक डिफरेंस है एक्सपर्ट में और नॉन एक्सपर्ट में। वहाँ इस बात का रट्टा मारो, काम खत्म, आगे बढ़ो। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ समझाई जाती है हर बात, समझ में आए आपके वो अलग बात है, ना आए आपके वो अलग बात है। तो ये क्या होता है भाई कि इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दे तो उसको 90 डिग्री पे ऐड कर दो, तो यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे ऐसे बनेगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस इधर बनेगा, ये होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी छोटी बात पे ही NTSC क्वेश्चन पूछेगी और आप डूब जाओगे 2-4 हज़ार बचाते बचाते। ठीक, एजुकेशन का कोई कीमत नहीं होती, तो उसको पैसों से नहीं तोला जाता है एजुकेशन कितनी है। तो समझ में आया भाई कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ भाई, अच्छा वो बन गया हमारे पास, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। अब एक और होता है फोकस। फोकस एक पॉइंट होता है। फोकस का मतलब क्या होता है कि जो पैरेलल रेज रहेंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस कई तरह के होते हैं, बहुत सारे फोकस होते हैं। ये भी एक वही पॉइंट है जिसको हम NTSC का बोलते हैं और जो अलग से एक्सपर्ट में ही बताया जाएगा कि फोकस एक नहीं होता, फोकस बहुत सारे होते हैं। ठीक, एक होता है इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, वो वाला होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जहां मिलेंगी। यानी देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस था, इसके पैरेलल आने वाली रेज जहां मिलती हैं उसे फोकस बोलते हैं, लेकिन प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। अब अगली बात ध्यान सुनना, अगर रेज पैरेलल हैं आपस में लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, रेज पैरेलल हैं आपस में जो उसके ऊपर आके गिर रही हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो वो वाली रेज जहां मिलती हैं उसे सिंपल फोकस बोलते हैं। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे फोकस हो सकते हैं। जैसे अगर इसको इमेजिन किया जाए, मान लो ये मेरी कर्व्ड सरफेस थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, रे इधर से ही आई तो जहां वो मिलेंगी वो प्रिंसिपल फोकस हुआ। रे इधर से नहीं आई, ऊपर से आई, इधर हिट की, थोड़ा नीचे मिलेंगी, उसे कहते हैं दूसरा कोई फोकस। इधर से आई, हिट करेंगी, उस तरफ थोड़ा मिलेंगी, यानी कि उस लाइन पे नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा लाइन से हट करके मिलती हैं। और जो इन सभी पॉइंट को जोड़ देता है उसे फोकल प्लेन बोलते हैं। क्या होता है? फोकल प्लेन बोलते हैं। अगर आपको खाली बोर्ड की तैयारी करनी हो तो इस पर कट मार देना, इससे आगे नहीं सुनना आपको, यहीं तक है आपका काम। अगर आपको NTSC की तैयारी करनी हो तो आपके काम की चीज़ है ये कि अगर हम उसको रेज आपस में पैरेलल हो लेकिन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना हो तो वो जहां मिलती हैं वो सिंपल फोकस बोलते हैं। और ऐसे सभी पॉइंट का ग्रुप एक प्लेन बनता है जिसे फोकल प्लेन कहते हैं। ठीक है भाई, ये था हमारा फोकल प्लेन। तो फिर से देखो, वही मजबूरी है क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा। चाहता तो मैं था कि आज ये पूरा कवर हो जाए, पर कोई बात नहीं, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। आपको सिर्फ मुझे सुनते रहना है, ठीक है? वीडियो को सुन लो, एक बार समझ लो, बहुत है आपका। तो जितना सिर्फ मुझसे सुन करके ही काम खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस बस लास्ट में करनी होगी, वो मैं खुद करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन बहुत सारे मैं खुद करवा दूंगा आपको। क्लियर? तो आज इतना ही।